ठीक है। चलो भाई, जैसा कि मैं बोल रहा था कि कैपिलरी राइज में कट, दोबारा बोलूंगा। चलो गाइस, कैपिलरी राइज में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ दोज एडवांस लेवल थिंग्स। सी, जैसे एक पहली चीज देखो, फिजिक्स में अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि फिजिक्स हमेशा बड़े ग्रेजुअल तरीके से अप्रोक्सीमेशंस ले लेके चलती है। शुरू में व्हेन वी हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, हम सबसे पहले उसका बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बनाते हैं, फिर धीरे 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 उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि कैपिलरी के अंदर पानी राइज करेगा, और मैंने बड़ी शांति से चुपचाप बोल दिया था कि ये जो पार्ट होगा ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, जो सरफेस बनेगी स्फीयर का पार्ट होगा, ये मैंने बोल दिया था। अब आप सोच के देखो दैट सिंस द कैपिलरी सिलेंड्रिकल, ये अगर मैं बोलता हूं कि जो सरफेस बनेगी वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि सिमेट्रिक सरफेस तो कैसे भी हो सकती है ना। सिमेट्रिक सरफेस अगर आप देखोगे तो ये पैराबोलॉइड भी हो सकती है। सिमेट्रिक सरफेस अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बोला था कि एक स्फीयर का पार्ट भी हो सकती है। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जरूरी नहीं है कि सर्कल हो, सर्कल को रोटेट करके स्फीयर बनता है। ये कर्व आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब भी हो सकता है, मतलब मॉड ऑफ एक्स क्यूब भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देयरफॉर पॉइंट ये है कि ये हमारा एक छोटा सा एजम्पशन था कि जो सरफेस बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होगी। अब यहाँ पे इस सेक्शन में हम थोड़ा सा ये देखने वाले हैं कि ये स्फेरिकल एक्चुअली स्पीकिंग नहीं होती है, और इसको बड़े आराम से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि स्फेरिकल नहीं होती। बहुत आराम से जस्टिफाई किया जा सकता है कि इस सरफेस में अलग अलग जगहों के ऊपर प्रेशर में हल्का बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सी, जैसे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इस तरीके से लेट्स कॉल दिस पॉइंट्स एज मे बी 1 और 2। तो पॉइंट्स 1 और 2 के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और कितना डिफरेंस होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने बोला था पॉइंट्स 1 और 2 में प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक ही था वैसे तो, चलो। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हल्का सा बीच में कुछ कट करना पड़ेगा। एंड कितना कट करना पड़ेगा, आई थिंक वी विल हैव टू कंसल्ट आशु सर फॉर दैट। इफ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन आई कैन गेट दैट, मैं देख लूँगा उसको। चलो मैं आगे बोलता हूँ अभी। एक दो लाइन कुछ बीच में अप्रोप्रिएट जगह पे वी विल नीड टू मेक अ कट हियर। सो अभी आगे चलते हैं। चलो फॉरगेट इट, पूरा दोबारा करते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन कंफ्यूजिंग एवरीबॉडी। ठीक है, ठीक है, अभी तक जो रिकॉर्ड किया था विल जस्ट डिलीट एवरीथिंग, और इसको मैं दोबारा बोलता हूँ। ओके, चल स्टार्ट। चलो भाई, कैपिलरी राइज में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ जैसा मैं बोल रहा था कि कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें देखते हैं। और क्या है एडवांस लेवल की चीज़ें, देखो, ये जो मैंने शुरू शुरू में आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज होगा, जो सरफेस बनेगी वो एक स्फीयर का पार्ट होगी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह हम लेते थे कैपिटल आर एंड सो ऑन। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट था। एंड डोंट गेट अलार्म कि सर क्या करते हो आप, हर बार 2-2 मिनट बाद अप्रॉक्सीमेशन आ जाते हैं। सी, फिजिक्स में चलता है इस तरीके से, जी की वैल्यू 10 लेते हैं अपन, अप्रॉक्सीमेशन ही है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन ही है। रिजिड बॉडी मान लेते हैं, हाइट नेगलेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स की कई बार। सो देयर आर लॉट ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस इन्वॉल्व। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने शुरू से अंत तक कितने अप्रॉक्सीमेशंस किए हैं, तो इट इज़ ओके। कैपिलरी को अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो कैपिलरी इज़ वेरी वेरी थिन, तो जो सरफेस बनती है इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। अगर आप उसको स्फेरिकल मान लो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में ऑलमोस्ट हर कैलकुलेशन में उसको स्फेरिकल ही माना जाता है। लेकिन फिर भी अब जेई एडवांस के हिसाब से अगर आप देखो तो एडवांस में वो आपको क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि भाई उसकी एग्जैक्ट स्फेरिकलनेस के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। देखो, आई जस्ट ड्रॉ दैट सरफेस वंस अगेन। हमने देखा था कि ये सरफेस बनती है रफली कुछ इस तरीके से। हमने कहा था कि ये स्फेरिकल होती है अप्रॉक्सीमेटली। अब कोई भी सरफेस अगर स्फेरिकल होगी
तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह पे सेम होगा। जैसे अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, लेट अस से एक बॉटम पे लेता हूँ और एक थोड़ा सा ऐसा साइड पे ले लेता हूँ, पॉइंट्स 1 एंड 2। तो अगर ये सरफेस एग्जैक्टली स्फेरिकल होगी तो 1 और 2 के ऊपर अगर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। बट हम बहुत आराम से सिंपल आर्ग्यूमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि 1 और 2 के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होता है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, इट्स वेरी इजी। सी, आप एक पॉइंट और लो यहाँ पे, ये वाला 1 के जस्ट ऊपर, जो बॉटम है 1 पॉइंट है, 1 के जस्ट ऊपर एक पॉइंट लो। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। यू नो दैट कि सरफेस के दूसरे साइड पे अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। सिमिलरली 2 के दूसरे साइड के ऊपर एक पॉइंट लो। यू कैन सी कौन से पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, इधर और इधर, जो ग्रीन कलर के डॉट्स मैंने बनाए अभी, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आप लो। और इन दोनों, ये दोनों के दोनों एयर में है, तो इसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा P0। अब आगे देखो, फर्दर आप ये देखो कि लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट, और इस फिगर को थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। सी, इसके बाद आप ये देखो कि मान लेते हैं कि पॉइंट 1 के ऊपर कुछ सर्टेन प्रेशर है, तो पॉइंट 2 के ऊपर जो प्रेशर होगा 1 से 2 तक जाने में, आप देख लो कि 1 से 2 तक जाने में आप कोई सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहे हो। अगर किसी सरफेस को क्रॉस नहीं करते हो लिक्विड की, तो सरफेस टेंशन का कोई फंडा नहीं आएगा, सरफेस टेंशन की वजह से कोई प्रेशर चेंज नहीं आएगा। 1 से 2 तक अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा इन दोनों में हाइट का तो डिफरेंस है। अगर ये हाइट h है तो 1 वाले प्रेशर की वैल्यू 2 वाले प्रेशर में रो जी एच ऐड करके आ जाएगी। यू कैन सी कि 2 वाला जो प्रेशर है उसमें रो जी एच ऐड कर दोगे तो आपको 1 वाला प्रेशर आ जाएगा। बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक्स में आप नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, हम ये बोल सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो ऐसे आती है कि मतलब P1 और P2 अगर आप देखोगे तो P1 और P2 डिफरेंट है, P1 और P2 एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल्दो दिस डिफरेंस विल बी स्मॉल बिकॉज यू ऑल्सो नो दिस कि ये मिनिस्कस की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट फिर भी दोनों में थोड़ा प्रेशर डिफरेंस तो आएगा। पॉइंट नंबर 1। अब आगे देखो, दोनों पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस है, एक बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर मान लो मैं अपना प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू 2s/r लगाता हूं दो बार, एक बार इधर लगाऊंगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर यहां पे मैं करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं दैट P0 माइनस P1 इज इक्वल टू 2s बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, मुझे ये नहीं पता कि ये सरफेस एग्जैक्टली स्फेरिकल है या नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर और इधर सेम होगा। अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, लेकिन अगर उसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो पॉइंट 1 वाली जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है तो ये इक्वेशन बनेगी ऐसे। सिमिलरली पॉइंट 2 के ऊपर के क्रॉस अगर आप ये सेम फॉर्मूला लगाओगे तो P0 माइनस P2 इज इक्वल टू 2s/r2, ये बनेगी इक्वेशन। अब आप खुद ही देख लो कि P1 और P2 की वैल्यूज अगर आप देखोगे तो P1 और P2 थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अगर मान लो ये रो जी एच वाला फैक्टर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं और ये बोल देता हूं कि P1 एंड P2 आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तब दोनों के LHS इक्वल हो जाते हैं। LHS इक्वल तो मतलब RHS भी इक्वल, RHS का इक्वल का मतलब है कि R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। कब? अगर मैं रो जी एच को नेग्लेक्ट कर देता हूं तो। लेकिन यू कैन इजीली सी कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रो जी एच नेग्लेजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि P1 और P2 थोड़ा डिफरेंट है, और अगर ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि R1 और R2 भी 100% थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। और यह ऐसे ही आप देख लो तुरंत कि हमने ये चीज डिस्प्रूव कर दी है कि ये सरफेस एग्जैक्टली स्फेरिकल होगी। एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली होती है, वो लेके हम अपना काम चलाएंगे। इनफैक्ट अगर कोई भी कैपिलरी का नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप उसे स्फेरिकल मान के ही सॉल्व करना। लेकिन हाँ, कहीं स्पेसिफिकली अगर ये पॉइंट आता है कि भाई बताओ स्फेरिकल है या नहीं है, तो देन द आंसर इज कि नहीं, स्फेरिकल नहीं है। R1 R2 एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, एक बात। और दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, अगर स्फेरिकल नहीं है, R1 R2 अलग अलग है, तो कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है? मतलब R1 R2 में ये साइन लगेगा या ये साइन लगेगा, इक्वल टू नहीं लगेगा, ये तो हम डिटरमाइन कर चुके हैं। तो ये भी देख लो, हमें पता है कि जहां पे सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पे सरफेस तेजी से बेंड होती है, शार्प बेंडिंग होती है। शार्प बेंडिंग का मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो जहां पे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे शार्प बेंडिंग होगी, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। तो अब आप देखो कि प्रेशर डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, नीचे वाले पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा होगा या ऊपर वाले पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा होगा, वो आप बड़े आराम से डिटरमाइन कर सकते हो।
सी यू कैन सी कि 1 और 2 अगर आप कंपेयर करते हो अंदर लिक्विड के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं ये अगर कंपेयर करते हो तो 1 वाला जो पॉइंट है वहां पे प्रेशर ज़्यादा है। और यू ऑल्सो नो दिस कि अगर हमें रेडियस मतलब प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो इन दोनों का अगर प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो P1 माइनस P नॉट, ये प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा आएगा। और 2 का प्रेशर कम है तो उसमें से आप P नॉट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम वैल्यू आएगी। तो देयरफॉर प्रेशर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो प्रेशर डिफरेंस 1 के ऊपर ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर प्रेशर डिफरेंस 1 के ऊपर ज़्यादा है, लेट मी राइट दैट डाउन हियर, तो इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 के ऊपर कम होगा। और ये आपकी सिचुएशन बनेगी कि 1 वाली जो जगह है वहां पे अगर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, 2 वाली जगह पे देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड जो सरफेस है वो सरफेस 1 वाले रीजन के ऊपर ज़्यादा शार्पली कर्व्ड होगी, जैसे जैसे साइड में जाओगे सरफेस थोड़ी सी फ्लैट होती जाएगी। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। ऑल्दो दिस फिनोमिना विल बी वेरी वेरी वीक, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर एनालाइज करके देखना है तो इस तरीके से आप एनालाइज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंपेयर भी कर सकते हो। बॉस ओके, टुडे इज द डे ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आर्ग्यूमेंट मैंने P1 P2 वाला उल्टा बोल दिया है तो अब इसको सीधा करना पड़ेगा। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये जो मैंने लिखा था यहाँ तक और यहाँ तक जो बोला था वो तो ठीक है, उसके बाद के कुछ पार्ट को अपने को डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद का जो कुछ लाइनें हैं दैट आई विल स्पीक अगेन। ठीक है, सो लेट मी गो अगेन विद दिस। चलो तो अब जरा कंपेयर करके देखते हैं कि ये डेल्टा पी कौन से केस में कम है और कौन से केस में ज़्यादा है। सी यू विल सी कि अगर मान लो चलो हमने ये सब जो निकाला था इसको जरा सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं, तो यू विल सी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के केस में अगर आप देखोगे तो सरफेस के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका पी नॉट माइनस P2 माइनस रो जी एच। सेकेंड वाले केस में तो इनफैक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड वाले केस में तो हमारा यही प्रेशर डिफरेंस है। एंड यू कैन इजीली सी कि ये डेल्टा P2 है और ये पूरा डेल्टा P1 है। तो क्लियरली डेल्टा P1 के अंदर में अगर आप ये चीज़ और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको डेल्टा P2 में अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको डेल्टा P1 मिल जाता है। तो क्लियरली डेल्टा P1 विल बी लेस देन डेल्टा P2। प्रेशर डिफरेंस 0.1 के ऊपर अगर आप देखोगे तो कम है, और जहां पे प्रेशर डिफरेंस कम होते हैं वहां पे सरफेस फ्लैट होती है। जैसे समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो कोई रबर की शीट है, आप ऐसे पंच करते हो तो वो बेंड हो जाएगी इस तरीके से, और जितना हल्का पंच होगा उतना कम बेंडिंग होगी। तो जहां पे ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे वहां पे बेंडिंग ज़्यादा होती है, सरफेस जल्दी से कर्व होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाता है। तो देयरफॉर अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 वाली जगह पे देखोगे तो 2 वाली जगह से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है। यू ऑब्वियसली डोंट हैव टू मेमोराइज इट, लेकिन हमने जो रिजल्ट निकाला है उसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि R1 अगर ज़्यादा है R2 कम है, जहाँ पे R ज़्यादा होता है वहाँ सरफेस फ्लैट होती है। अगर ऐसा है तो सरफेस कुछ कुछ इस तरीके की होगी यूँ, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली दिस शेप, लेकिन बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में थोड़ी फ्लैटनेस ज़्यादा रहेगी। साइड में अगर आप देखोगे तो सरफेस आपकी थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से कर्व होगी, जैसे जैसे आप साइड पे जाओगे तो कुछ अजीब सा शेप बनेगा। डेफिनेटली पैराबोला नहीं होगा, बिकॉज पैराबोला बीच से ज़्यादा कर्व होता है, साइड पे जाके फ्लैट हो जाता है, तो इट विल
डेफिनेटली नॉट बी अ पैराबोला, इट विल बी अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड सरफेस। वी डोंट नो क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि फ्लैटनेस बीच में ज़्यादा होगी, साइड में जाने से फ्लैटनेस कम होती जाती है, इतना तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। बट फिर भी लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि ये सारा का सारा डिस्कशन खाली उस तरह के क्वेश्चंस के लिए है जिसमें अपने को साफ साफ बोला जाता है कि भाई कैलकुलेट करो कि R1 बड़ा है R2 बड़ा है। अगर नॉर्मल क्वेश्चंस है कैपिलरी राइज के तो उसमें आप सरफेस को बिल्कुल 100% स्फेरिकल अप्रॉक्सीमेट करोगे और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। बट अगर डिटेल में जाना है तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया डेफिनेटली है। एक पॉइंट इसमें मैं और बोलता हूँ, यहाँ पे कई गाइड्स में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन देते हैं। इंटरेस्टिंग तो क्या बोला जाए, बट कुछ कैलकुलेशन होता है जो मैंने बताया है आपको, ये असली चीज़ तो यही है, लेकिन इसका थोड़ा क्रूड सा वर्जन आपको कई गाइड्स में मिल जाएगा। वो इस तरीके से बोलते हैं कि जब हमने फोर्स मेथड लगाया था तो फोर्स मेथड में आप देखो कि फोर्स मेथड में हमने ये वाले पार्ट के मास को नेग्लेक्ट कर दिया था, हमने खाली ये नीचे वाला पार्ट लिया था और इसके mg को हमने सरफेस टेंशन के फोर्स के साथ इक्वेट करके हमने हाइट निकाल ली थी। अब कुछ गाइड्स में मैंने देखा है, लोकल टाइप की गाइड्स में जनरली इस डेरिवेशन को तो बोलते हैं कि ये डेरिवेशन तो ठीक है, इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन वो इस तरीके से देते हैं कि ये साइड में मिनिस्कस के अंदर थोड़ा सा मास अगर डेल्टा एम और था तो ये कहते हैं कि डेल्टा एम को अगर और कंसिडर कर लो वेट में, टोटल वेट, और इस टोटल वेट को अगर आप सरफेस टेंशन से बैलेंस करो और इससे अगर आप हाइट की वैल्यू पूरा कैलकुलेशन करके निकालो तो वो कहते हैं कि इससे हाइट की वैल्यू थोड़ी सी और बेटर आएगी। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ लिटिल बिट डिबेटेबल नाउ, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाइट का ये जो साइड वाला मास आपने नेग्लेक्ट किया है, इस मास को कंसिडर कर लेने से ऐसा नहीं है कि हाइट की वैल्यू बेटर आ जाएगी। इस मास को कंसिडर करने से आपको इसके नॉन स्फेरिकल नेचर के ऊपर कमेंट करने का मौका मिलता है। इस मास को कंसिडर करके आपको ये समझ में आता है कि ये वाला जो पार्ट होगा, जो सरफेस होगी, ये एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होगी, इसकी नॉन स्फेरिकलनेस सामने आती है इस मास को कंसिडर करने से। तो देयरफॉर ठीक है, पता होना चाहिए कि अगर आप मान लो किसी छोटे मोटे एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट वर्जन क्या होगा तो आप ठीक है निकाल लो, ऐसे ऐसे कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड कि जो इतने मास को नेग्लेक्ट किया जाता है, इतने मास को नेग्लेक्ट ना करोगे अगर तो इसके इफेक्ट ये आएगा इसका कि जो सरफेस बनेगी वो स्फेरिकल नहीं होगी, वो सरफेस की नॉन स्फेरिकलनेस थोड़ी सी आपकी ज़्यादा सामने आएगी, ये बात है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है विच यू शुड अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन प्रॉपरली। और आगे चलते हैं, अब कैपिलरी में और क्या क्या कर सकते हैं। देखो कैपिलरी राइज में करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगेन जेई लेवल पे ज़्यादा कुछ करते नहीं है। क्या क्या करते हैं देखो, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। सी मान लो सपोज मेरे पास एक कैपिलरी है, उसके अंदर पानी राइज कर चुका है। मैं पानी को ज़रा ड्रॉ भी कर देता हूँ। जो मान लो पानी ऐसा बढ़िया राइज कर चुका है इस तरीके से सर्टेन हाइट तक ऑलरेडी, ठीक है। अब सर्टेन हाइट तक पानी राइज कर चुका है, ये हाइट है मान लो h। मैं क्या करता हूँ कि मुझे दिखता है कि हाँ ठीक है यार, अब पानी जो है ये ऐसा ऐसा पूरा भरा हुआ है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो कैपिलरी इज अ काइंड ऑफ सिलेंडर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और ये मुझे पता है कि अगर मान लो किसी भी सिलेंडर में पानी भरा है, जैसे घर में एक बकेट है, मान लो बकेट के अंदर पानी भरा हुआ और आप क्या करते हो, जाके कील से उसके साइड में एक होल पंच कर देते हो। मतलब डोंट डू दैट एब्सोल्युटली, लेकिन मान लो अगर साइड में आप होल पंच कर देते हो तो क्या होगा, जहाँ पे होल पंच करोगे यहाँ से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। जितने नीचे होल पंच करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड से बाहर आएगा। इनफैक्ट हमने तो ये भी निकाला था कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट के ऊपर पंच करते हो तो मैक्सिमम रेंज भी आ जाती है। अब मान लो आप ये सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी करते हो कि यहाँ पे आप मान लो एक छोटा सा होल पंच कर देते हो, किधर, यहाँ से लेटस से एक हाइट y के ऊपर आप एक होल पंच कर देते हो। और हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर कैपिलरी राइज हो चुकी है और कैपिलरी की वॉल के ऊपर अगर आप एक छोटा सा होल पंच कर देते हो एट अ सर्टेन हाइट तो क्या होगा, पानी कितनी स्पीड से बाहर आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, ये सब हम बेसिकली देखने वाले हैं। और अभी देखो लेट अस से मान लो सपोज उसको स्टडी करने के लिए हम एक स्टेप थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने होल तो पंच कर दिया मान लो, लेकिन मान लो होल पंच करने के बाद ये कैपिलरी की जो सरफेस है इसके ऊपर होल पंच करने के बाद हम पानी को भी एक सेकेंड के लिए बाहर नहीं आने दे रहे। मान लो किसी मैजिकल फोर्स फील्ड से हमने उसको भी कवर कर रखा है होल को। और अब देखते हैं, यू विल सी कि होल के जस्ट अंदर अगर आप देखो तो कुछ प्रेशर होगा, लेट्स कॉल इट P1। और होल के जस्ट बाहर अगर आप देखो तब तो अपना एटमॉस्फेयर ही आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। हमें पता है
कि किसी भी होल के थ्रू लिक्विड का फ्लो ज़्यादा फास्ट होगा अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है कम है वो अपने को डिटरमाइन करना है। अगर प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं तो कोई लिक्विड फ्लो ही नहीं करेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा। तो जरा बाहर के प्रेशर को तो खैर हमें पता है क्या है, अंदर के प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। देखो हमें फर्दर ये पता है कि यहाँ पे प्रेशर होता है पी नॉट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो डॉट्स लगा रहा हूँ ये सब जगह के ऊपर प्रेशर होता है पी नॉट। अब फर्दर आप अगर मान लो सपोज यहाँ से ऊपर जाते हो, यू किसी भी स्टेशनरी लिक्विड के अंदर अगर आप ऊपर जाते हो और बीच में कोई सरफेस क्रॉस नहीं करते हो तो प्रेशर कम होता है और लॉस इन प्रेशर हो जाएगा रो जी इंटू एच। तो देयरफॉर बॉटम पे प्रेशर पी नॉट था। अगर आप एक हाइट y ऊपर जाओगे तो ये जो प्रेशर होगा कौन सा P1, ये P1 और कुछ नहीं है, P नॉट के अंदर से रो जी वाई कम कर दो। तो देयरफॉर आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, P1 इज नथिंग बट P नॉट माइनस रो जी वाई, पॉइंट नंबर 1। और अब आप देखो कि ये मजेदार बात है, यू विल सी कि ये जो सरफेस है यहाँ पे ग्लास की जो सरफेस है इसके बाहर तो प्रॉपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन अंदर अगर आप देखोगे तो पानी बिल्कुल बढ़िया भरा हुआ है। मानते हैं पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो अंदर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो यहाँ पे अगर आप होल कर देते हो तो पानी के बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। बाहर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है। होल कर देते हो तो पानी के बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं होगी, पानी के तो अंदर आने की टेंडेंसी होगी। सॉरी, पानी के नहीं, एयर के अंदर आने की टेंडेंसी होगी। तो देयरफॉर जिधर आपने होल किया है वहां पे पानी की सरफेस, होल करने से पहले तो पानी की सरफेस स्ट्रेट थी, होल करने के बाद अगर इधर एयर है और इधर वाटर है तो एयर के अंदर आने की टेंडेंसी अगर होगी तो यू कैन इजीली सी कि होल वाली जगह पे पानी की सरफेस अंदर बेंड हो जाएगी ऐसे। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है तो मे बी एयर अंदर बबल भी कर सकती है, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। अगर वैसे देखो तो पानी की सरफेस ऐसा भी नहीं होगा कि चलो पानी बाहर नहीं आ पा रहा है तो पानी एटलीस्ट बाहर जो सरफेस है वो बाहर के डायरेक्शन में बल्ज कर जाए, ऐसा भी नहीं होगा। पानी अंदर के साइड में बल्ज करेगा और एयर की टेंडेंसी अंदर आने की होगी, ये बात है। तो देयरफॉर इस रिजल्ट को थोड़ा सा भी मैं और समझाने वाला हूँ, बिकॉज रिजल्ट थोड़ा सा शुरू शुरू में कई बार वियर्ड लगता है कि यार ये क्या हो गया, लेकिन अभी देखना बिल्कुल लॉजिकल रिजल्ट है। इसी को अगर थोड़ा फिगर को बड़ा करके देखते हैं तो ये अगर कैपिलरी का राइट साइड वाला दीवार था, आपने इसमें होल कर दिया है, तो पानी की सरफेस अगर आप देखोगे तो पानी की सरफेस कुछ इस तरीके से होगी। यूं एयर की वजह से जो प्रेशर लगेगा ये होगा पी नॉट, पानी का जो प्रेशर होगा इन पॉइंट्स के ऊपर, ये पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर है पानी का ये है P1, P1 लेस देन पी नॉट है, इसीलिए जो सरफेस है वो थोड़ी सी बेंड हो गई है यूं। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता, चलो खैर वो तो बात ही करना बेकार है यहाँ पे, बिकॉज अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये लिक्विड खैर यहाँ पे राइज ही नहीं करता। लेकिन मान लो, लेट्स से फॉर द आर्ग्यूमेंट से कि यहाँ सरफेस टेंशन है और यहाँ पे भगवान मान लो सरफेस टेंशन बनाना भूल गए मान लो, तो ये एयर यहाँ पे सरफेस को बेंड करके टिकती नहीं। अगर इस जगह पे सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये एयर पूरी की पूरी अंदर आती और यहाँ से आके ऊपर जाना शुरू कर देती इन अ वेरी वियर्ड वे, बट दैट्स काइंड ऑफ यूजलेस डिस्कशन, बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ सरफेस टेंशन नहीं है और यहाँ पे है और वाइस वर्सा। बट एनीवे, मेन बात ये कि कैपिलरी के साइड में अगर आप गलती से एक होल कर देते हो तो पानी के बाहर आने का कोई चांस नहीं है। और अगर अभी भी ये चीज़ वियर्ड लग रही है कि सर ये सब क्या है, मतलब कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं सर आपने तो पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर निकाला है वो इस रास्ते से निकाल लिया, नीचे से आके निकाल लिया, हम तो ऊपर से निकालेंगे। कई बार लोग ऐसा भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अगर आप वैसा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो वो भी करके देख लेते हैं। अगर मान लो आप ऊपर से आते हो तो कई बार आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यहाँ पे तो प्रेशर पी नॉट था और अगर यहाँ से आप नीचे आओगे तो प्रेशर फिर से इंक्रीज करेगा, तो उस हिसाब से पी नॉट के बाद अगर नीचे आओगे तो प्रेशर हो जाता है रो जी इंटू एच। कंप्लीट हाइट अगर एच थी तो एच माइनस वाई आपका रिमेनिंग हो जाएगा। तो कई बार लोग इसको इस तरीके से आर्ग्यू करते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 के ऊपर अगर आप प्रेशर देखोगे तो ऐसे लिख देंगे। अब ये चीज़ गलत है, बिकॉज लुक केयरफुली कि अगर आप ये पी नॉट वाले पॉइंट से P1 वाले पॉइंट तक आ रहे हो तो आप खाली पानी के नीचे, पानी के अंदर डेप्थ नहीं पकड़ रहे हो। पानी के अंदर तो आपने डेप्थ पकड़ी वो मानता हूं, लेकिन आपने भाई ये सरफेस भी तो क्रॉस करी है ना। और हमें पता है
कि सरफेस क्रॉस करने में एकदम से प्रेशर का जंप होता है। यही तो सारा खेल है सरफेस टेंशन का, कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस या किसी भी कर्व सरफेस को क्रॉस करोगे तो एकदम से प्रेशर चेंज होगा और उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स के लॉ लगा के ग्रेजुअली और चेंज होता जाएगा। तो यहां पे अगर आपको चाहिए तो ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। इस इक्वेशन की बजाय इसको अगर सही तरीके से लिखना है तो आपको इसको बड़े केयरफुली लिखना होगा। यहां पे एक और पॉइंट लो 2। जब पी नॉट से पॉइंट 2 वाले पॉइंट तक आओगे तो प्रेशर सडनली डिक्रीज होगा, बिकॉज आप अगर कर्व कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड में जा रहे हो तो प्रेशर सडनली कम होगा। और ये कह सकते हो कि प्रेशर एट पॉइंट 2 विल बी पी नॉट माइनस 2s बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद जब ये वाले पॉइंट 2 से जब आप नीचे आओगे 1 वाले पॉइंट पे, मैं मार्क भी कर देता हूं वापस, ये 1 वाला पॉइंट 2 से 1 में वापस आओगे जब नीचे, अब आप कोई सरफेस नहीं क्रॉस कर रहे हो तो अब वो ρgh वाला फंडा चलेगा। तो अब अगर आपको P1 चाहिए तो ये P2 में बिल्कुल ρg इंटू एच माइनस वाई ऐड कर दो। लेकिन दिक्कत ये है कि P2 की जगह P नॉट माइनस 2s बाय आर ऑलरेडी रखोगे। तो यू कैन इजिली सी कि इस इक्वेशन से ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते इस इक्वेशन को देख के कि जो P1 है वो P नॉट से ग्रेटर ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नेगेटिव टर्म भी है और एक पॉजिटिव टर्म भी है। तो बैठ के थोड़ा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा और कैलकुलेशन करोगे तो इट विल टर्न आउट कि ये नेगेटिव टर्म बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव टर्म। तो कुल मिला के ऊपर से भी अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो P1 P नॉट से कम ही आएगा, वही सेम वैल्यू आएगी, बट वो कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है कि आप नीचे से आ जाओ। लेकिन कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्चुअली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ऊपर से आ जाएंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, नीचे से अलग रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कैपिलरी के अंदर, फाइनली स्पीकिंग, कैपिलरी के अंदर हर जगह पे अगर आप देखोगे तो ये प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम ही रहता है। सरफेस के बेंड होने की वजह से ये सारे ग्रीन रीजन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर रहता है। इसी के चलते तो कैपिलरी के अंदर राइज होता है भाई, इसी अदरवाइज तो कैपिलरी के अंदर राइज होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और ये प्रेशर कम होने की वजह से अगर आप यहाँ होल करोगे तो लिक्विड के अंदर आने की टेंडेंसी रहती है, लिक्विड के बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं रहती है। तो ये छोटा सा बट बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है और इसको समझने से क्लैरिटी भी काफ़ी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी काफ़ी बढ़ती है कैपिलरी के बारे में। सो वी हैव सीन वन नाइस थिंग कि कैपिलरी के जितना भी अंदर वॉल्यूम होता है राइज वाला, इस पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर एक लो प्रेशर का रीजन होता है। दिस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात तो हमने ये भी देख ली। और आगे चलते हैं, और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये मुझे याद है, मैंने वो स्टूडेंट, मैंने पहली बार जब ये देखा तो बड़ा कंफ्यूज हुआ था मैं, और उसके बाद खैर धीरे 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 रिसर्च करी, देखा दाखा समझा अलग अलग बुक से, तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द फंडा। फंडा बेसिकली है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऐसी कैपिलरी है, मैं गरीब हूँ बिल्कुल, मान लो सपोज मेरे पास पूरी बड़ी कैपिलरी है नहीं, टुकड़ा मिल गया मुझे और उससे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मान लो, और मेरे पास एक कैपिलरी है जिसकी लेंथ सफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये यहाँ पे किसी, अगर एक कैपिलरी को पानी में डुबो देते हो तो उसके अंदर लिक्विड का राइज होता है 2s cos थीटा बाय ρrg। मान लो किसी पर्टिकुलर कैपिलरी के लिए रेडियस एस वेस सब दिया था और किसी पर्टिकुलर कैपिलरी के लिए ये एच होने वाला था मान लो 10 मिलीमीटर, एक पर्टिकुलर कैपिलरी के लिए 10 मिलीमीटर का राइज होने वाला था। लेकिन दिक्कत यह कि मेरे पास में जो कैपिलरी है वो खाली पानी की सरफेस, इतनी छोटी कैपिलरी है मेरे पास कि वो पानी की सरफेस से खाली 6 मिलीमीटर ऊपर तक आ पाती है। बड़ी क्या पूरी लेंथ की कैपिलरी है ही नहीं। तो अगर मान लो मेरे पास एक्चुअली अगर 11 मिलीमीटर की, 12 मिलीमीटर की, 10 मिलीमीटर से थोड़ी सी भी लंबी कैपिलरी होती तो उसके अंदर मेरे को आराम से 10 मिलीमीटर का राइज ले लेता, ऊपर कितनी फालतू छूट रही है उससे पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे पास जो कैपिलरी है वो लेटस से 10 मिलीमीटर से कम की है, उस केस में क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। उस केस में अब एक आर्ग्यूमेंट तो ये बनता है कि ठीक है सर, जो पानी है उसको तो पता है कि फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा बाय ρrg, तो पानी क्या करेगा, कैलकुलेटर निकालेगा अपना फटाफट 10 मिलीमीटर तो कैलकुलेट कर लेगा और 10 मिलीमीटर माइंड में रख के उठना शुरू करेगा कि भाई 10 मिलीमीटर तक उठने के बाद ही रुकना है। और जब उसे देखेगा कि यार 6 मिलीमीटर के बाद तो गेम ही खत्म हो गया, आप तो सोच रहे थे कि यार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जितनी होती है उतनी हाइट तक जाओगे, लेकिन आपके घर के पीछे जो छोटी सी टेकरी है उसके ऊपर चढ़ने लगे। अब मान लो सपोज 200 मीटर के बाद टेकरी खत्म हो गई, तो प्रॉब्लम ये कि अब आप और कैसे चढ़ोगे। तो मान लो अब इसमें बहुत सारे स्टूपिड से आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं, जैसे मतलब कोई करेगा नहीं आर्ग्यूमेंट, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि सर पानी तो 6 मिलीमीटर तक चढ़ेगा,
6 मिलीमीटर तक चढ़ने के बाद अपने टारगेट्स देखेगा। उसको दिखेगा कि यार 10 मिलीमीटर का टारगेट मेरे मैनेजर ने दिया था मुझे, तो मेरे को 4 मिलीमीटर और कूदना है। कुछ भी हो जाए, पाइप खत्म हो गया है, खत्म हो जाने दो, मुझे 10 मिलीमीटर जाना है। तो एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट होता नहीं है बट ये कर सकते हो फॉर द जोक्स सेक में भी, कि इसके बाद 4 मिलीमीटर का फवारा बन जाएगा, पानी 4 मिलीमीटर तक कूदता रहेगा, विच यू नो इज वेरी वेरी स्टूपिड, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अदरवाइज चाइनीज लोगों ने इसका खिलौना बना के अब तक इंडियन मार्केट में निकाल दिया होता। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट कि पानी का जितना एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड होगी उतनी फवारा बन के पानी कूदेगा। ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अ मच मोर रीजनेबल थिंग इज दिस कि पानी यहां तक चढ़ने के बाद रियलाइज करेगा कि यार यहां तो गेम ही खत्म हो चुका है। अब इसके बाद पानी की हार्दिक इच्छा है कि यार मैं और ऊपर जाऊं, कुछ बन के दिखाऊं। तो पानी क्या करेगा, इसके बाद अगर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो आप देख लो फ्लैट होने के बाद अगर और ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो ऐसे हो जाओगे, और ज़्यादा इच्छा होगी तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये मैंने जो आपको एक्चुअल पिक्चर दिखा रखी है कि एक पानी का ग्लास लेते हैं, उसमें कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा पानी भरने की कोशिश करते हो तो यू कैन ईजिली सी कि पानी ऐसे ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से बल्ज होना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि बस खाली इतने लेवल पे आने के बाद एक्स्ट्रा पानी सारा गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये ऊपर का बल्ज नहीं आने वाला था। अगर बिल्कुल आइडियल लिक्विड होता पानी तो बिल्कुल इस लेवल तक आने के बाद एक भी मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आता तो वो साइड से गिर जाता। बट सरफेस टेंशन की वजह से, ये तो हम सबने देखा ही है कि एक्स्ट्रा पानी ऐसे ऊपर बल्ज करता है और जो सरफेस होती है उसका शेप ऐसे हो जाता है। ऐसे होने का मतलब है कि अगर ऊपर से देखोगे तो ये आपको कौन वेक्स दिखेगा। ऑप्टिक्स में आप याद करो 10th में देखा था आपने, ये अगर लेंस होता है, मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, तो जिधर से गड्ढा होता है उधर से देखोगे तो कॉनकेव बोलते हैं, दूसरे साइड को कॉन्वेक्स बोलते हैं। पहाड़ में अगर गड्ढा हो जाते हैं तो उसको केव बोलते हैं। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर कि ये वाला जो साइड होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये तो ऊपर से देखने में कॉन्वेक्स होता ही है। तो एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट ये होता है जो जनरली सब लोग करते हैं शुरू शुरू में, और अब आप मेरी टोन से समझ गए होंगे कि आर्ग्यूमेंट वैसे तो गलत है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि पानी इस इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी में ऊपर तक चढ़ने के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा बट जा नहीं पाएगा, तो ये हल्का सा बल्ज होके रह जाएगा। मतलब सरफेस देखने में ऐसी लगेगी, बोलने में आप बोलोगे कि ये ऊपर से देखने में कॉन्वेक्स है। एक बात तो ये है, लेकिन ये भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पहले मैं आपको मैथमेटिकली दिखाता हूं कि ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबिलिटी है। ये क्यों नहीं हो सकता है, देखो सी, हमने देखा था कि कैपिलरी राइज नॉर्मल सिचुएशन में जब सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी होती थी उसमें पानी को जितना राइज करना होता था पानी राइज कर जाता था, और जब ये इक्विलिब्रियम में आता था तब हमने देखा था कि सरफेस टेंशन का फोर्स और mg ये सब बैलेंस हो जाते हैं। सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर लगता है तभी वो नीचे वाले mg को बैलेंस कर लेता है, और दोनों बैलेंस होने के बाद एवरीथिंग इज फाइन। अब लेकिन यहां देखो, यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो अगर मान लो अपने को लगता है कि ये सब होने के बाद लिक्विड ऊपर से ऐसे शेप ले लेता है, तो दिक्कत ये है कि इस सरफेस टेंशन के फोर्स को देखो, सरफेस टेंशन का फोर्स वैसे टेंजेंट लगता है। लिक्विड की सरफेस का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो लिक्विड की सरफेस को जो ग्लास है वो खींचेगा ऐसे। ये जो मैंने एरोज बनाए हैं फिगर में, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, ये छोटे छोटे फोर्सेस हैं, इनका वेक्टर सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता ही है, तो यू कैन इजीली सी कि यार ये तो मामला ही गड़बड़ है भाई। mg तो नीचे खींचता ही था, वो तो उसका काम ही है, लेकिन सरफेस टेंशन का काम था ना कि उस चीजों को ऊपर उठा रहा था। अब जो ऊपर उठाने वाला है लाइफ में आपको, वही अगर आपको नीचे खींचना शुरू कर दो तो फिर यार क्या बचेगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप ये देखो कि अगर मान लो गलती से कोई कहता भी है कि नहीं यार सरफेस तो ऐसी रहेगी, तो एक सेकंड में आप डिस्प्रूव कर सकते हो कि भाई ये सरफेस टेंशन का जो नेट फोर्स है ये भी नीचे है और mg भी नीचे है। तो भाई अगर सब कुछ नीचे है तो मुझे ये बता दो कि ये इक्विलिब्रियम में कैसे हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो समस्या है, भारी समस्या है कि पानी टॉप तक राइज करेगा, मे बी चलो टॉप तक राइज करेगा, लेकिन टॉप तक राइज करने के बाद पानी की सरफेस ऐसे नहीं हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी तो हमने खत्म ही कर दी है बाय दिस आर्ग्यूमेंट। और अगर ऐसा है कि भाई सरफेस ऐसे नहीं हो सकती है तो आप देख लो, फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि यार चलो ठीक है ना, तेरी ना मेरी सरफेस ना ऐसी होगी ना ऐसी होगी, फ्लैट कर लेते हैं। बट अगेन यू कैन सी कि अपन कोई सरोजनी मार्केट में बार्गेनिंग तो कर नहीं रहे कि यार ना तेरी ना मेरी, बीच में लगा लेते हैं। ऑब्वियसली दैट डजंट वर्क इन फिजिक्स। तो ये भी कर दोगे तो भी आप देख लो कि अब इसमें भी आप देखो सरफेस टेंशन का फोर्स तो कट जाएगा, और फिर दिक्कत ये आएगी कि mg को बैलेंस कौन करेगा। तो बात यह है कि हमें mg को बैलेंस तो करना है, और mg को बैलेंस कौन करेगा, वो सरफेस टेंशन ही करेगा, और कोई है नहीं यहाँ पे संभालने के लिए।
तो सरफेस टेंशन को ऊपर ही लगना होगा, और सरफेस टेंशन को ऊपर ही लगना होगा तो इसका मतलब है कि सरफेस भाई ऐसे ही होनी चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है सरफेस के पास। सरफेस को ऊपर से देखने के पे कॉनकेव ही दिखना चाहिए, बिकॉज इसी सिचुएशन में सरफेस टेंशन के फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगे और ये mg को बैलेंस करेंगे। ये बात है, ये चक्कर है। तो एक बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हुई कि सरफेस टेंशन सॉरी इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी हो चाहे सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी हो चाहे कुछ भी हो, सरफेस का शेप ऐसे ही रहेगा, स्माइली ही रहेगी, उल्टा वाला कर्व नहीं बनेगा। एक बात तो ये है। अब इसमें कई बार बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं सर मैथमेटिकली तो आपके आर्ग्यूमेंट्स तो ठीक है, ये सारी बात तो सही है, बट सर फील नहीं आ रही है। क्यों फील नहीं आ रही है? क्योंकि सर ये तो होता ही है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पानी के मतलब ये तो डे टू डे लाइफ में सबने करके देखा ही है, तो इस केस में और इस केस में फिर अलग अलग रिजल्ट कैसे आ रहा है? आप ध्यान से देखो कि भाई केस अलग अलग है तो रिजल्ट भी तो अलग अलग ही आएगा ना। पानी का ग्लास अगर आप देखते हो तो पानी का ग्लास नीचे से क्या होता है? नीचे से बंद होता है। आप ये देखो पानी का ग्लास नीचे से बंद होता है, इसके अंदर अगर आप पानी भरना शुरू करते हो तो पानी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पानी को ऐसा नहीं है कि यहाँ से खुला हुआ है और पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है तो यहाँ से पानी एक्स्ट्रा बाहर आ सकता है। पानी के पास ये फ्रीडम नहीं है। पानी का जो ग्लास का कंटेनर जो होता है वो नीचे से बंद होता है, तो जो पानी आप डालोगे उसके पास कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। बट आप देख लो कैपिलरी थोड़ी बंद है नीचे से, और ऐसा थोड़ी कि आप ऊपर से पानी डाल डाल के उसको भर रहे हो, ये तो अपने आप ही राइज हो रहा है पानी यहाँ से और साइड से पानी लिया जा रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह होता है, अगर आप इसका mg भी बनाओगे, जितना पानी है उसके mg को बैलेंस भी करोगे, तो mg को पानी का जो ग्लास का जो तला होता है वो तला आराम से नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स जो भी बोलना चाहो उसको, जो ग्लास कंटेनर का तला होता है वो फोर्स लगा के उसको आराम से बैलेंस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई तला है ही नहीं, तो जितना पानी राइज करेगा उसको सिर्फ सरफेस टेंशन ही बैलेंस करेगा, और उसके लिए उसको ऐसे ही होना पड़ेगा सरफेस को। तो ये समझना बड़ा जरूरी है, फील आने के लिए बहुत जरूरी है समझना कि ये वाला केस और ये वाला केस बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार कॉमन सेंस से ये लगता है कि यार ये वाला केस और ये वाला केस तो सिमिलर ही है, बस फर्क क्या है कि ग्लास थोड़ा मोटा होता है, कैपिलरी थोड़ी सी पतली होती है, बट ऐसा नहीं है। दोनों में बॉटम होने ना होने का अल्टीमेटली मेजर डिफरेंस होता है, तो इन दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं है। शुरू शुरू में मैंने देखा है जब नए नए आप सरफेस टेंशन में नए खिलाड़ी होते हो तब कंपैरिजन जरूर होता है, बट वंस यू रियलाइज दैट दे आर डिफरेंट तब इस फिगर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस फिगर को भूल जाओ। और हमें एक चीज अभी तक इतने सारे आर्ग्यूमेंट के बाद एक चीज तो हमने कंक्लूड करी है कि जो सरफेस होगी उसका शेप ऊपर से देखने में कॉनकेव दिखाई देगा, सरफेस ऐसी ही होगी इवन इन द केस वेयर द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज इनसफिशिएंट। तो नाउ यू माइट से कि सर फिर तो इसका मतलब है कि कैपिलरी सफिशिएंट लेंथ की हो या इनसफिशिएंट लेंथ की हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, एक हल्का सा फर्क पड़ता है, और वो क्या फर्क पड़ता है वो अभी अपन देखते हैं। सी क्या फर्क पड़ता है, देखो एक काम करते हैं कि मान लेते हैं लेट अस से कि मेरे पास एक कैपिलरी थी जिसकी लेंथ इसी कैपिलरी की लेंथ मान लो सपोज मैं और बढ़ा देता हूँ, एक सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी थी, और इसमें मान लो सपोज जो लिक्विड था वो ग्रीन वाले लेवल तक राइज कर रहा था, ऐसे यूं, मतलब ग्रीन वाला जो लेवल है वो नेचुरल आपका है, मतलब मैक्सिमम है जितना अगर सफिशिएंट लेंथ होती कैपिलरी की तो जितना लिक्विड राइज करना चाहता था वो मान लो मैं ग्रीन दिखा देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैपिलरी को इस जगह पे तोड़ दूंगा, ऊपर वाला जो रेड वाला पार्ट मैंने कैपिलरी का बनाया उसको तोड़ के हटा दूंगा, और फिर मुझे जो सिचुएशन मिलेगी वो मैंने सरफेस रेड कलर से दिखाई है। तो अब आप देखो कि जब कैपिलरी के अंदर पानी ग्रीन वाले लेवल तक राइज कर रहा था उस टाइम पे आप देखो कि पानी ज़्यादा राइज कर रहा था। ये वाला जो मास है, ये पूरा का पूरा मास अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा मास अगर एम नॉट है, और जितना नीचे वाला पार्ट है इनसफिशिएंट लेंथ वाला, ये वाला पार्ट अगर इसके मास को मैं एम बोल देता हूं, तो क्लियरली एम नॉट इज ग्रेटर देन एम। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि एम नॉट जी को बैलेंस करने के लिए भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सरफेस टेंशन को। और आप ये देखो कि अगर सरफेस टेंशन का फोर्स चाहिए तो ये पानी की सरफेस अगर होती है, ये कॉन्टैक्ट एंगल अगर थीटा होता है तो यू कैन इजीली सी ये रेडियस भी अगर मान लो आर है तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। सी सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता था, एस मल्टीप्लाइड बाय एल। तो
एस मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू कॉस थीटा, ये सरफेस टेंशन के फोर्स का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। नोट केयरफुली कि ये कर्वेचर चाहे कैसा भी हो, 2 पाई आर और एस तो सेम ही रहेगा। अगर इस थीटा को कम करते हो तो कॉस थीटा बड़ा होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ जाता है। तो यू कैन इजीली सी कि ग्रीन वाली सिचुएशन में, अब आप देखो फिगर के टॉप पे बिल्कुल ग्रीन वाली सिचुएशन में सरफेस टेंशन के फोर्स को ये पूरे के पूरे वेट को बैलेंस करना था, ज्यादा वेट को बैलेंस करना था, इतने पूरे वेट को। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा वेट को बैलेंस करना होगा तो सरफेस टेंशन का फोर्स भी ज्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका एक ही तरीका है कि थीटा आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि जो एंगल होगा वो बहुत ऐसा हो जाएगा। और जो इनसफिशिएंट लेंथ वाला केस है, यहाँ पे आपको जितने मास को बैलेंस करना है, कितने मास को, अभी जिसको लाइट ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, इतने मास को अगर आपको बैलेंस करना है तो ये मास कम है। इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस टेंशन का फोर्स भी कम लगेगा। अगर फोर्स कम लगेगा तो आप देख लो, फोर्स कम करने का एक ही तरीका है भाई, ये जिसको डबल अंडरलाइन किया है ये तो चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा को ये आप कम कर सकते हो, और उसका मतलब है कि थीटा इंक्रीज हो जाएगा। तो बात हल्की सी है, बस हल्का सा फर्क पड़ेगा कि कैपिलरी की लेंथ अगर इनसफिशिएंट है तो बस ये वाला जो एंगल है ये एंगल चेंज हो जाएगा। जो नेचुरल कॉन्टैक्ट एंगल होता है, जो एक्चुअली होना चाहिए नेचुरल सिचुएशन में जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है, वो अगर थीटा है तो यहां पे जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, इसको मैं थीटा डैश बोल देता हूं, ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा डैश हमारे नेचुरल कॉन्टैक्ट एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस जितनी शार्पली कर्व होनी चाहिए थी उतनी शार्पली कर्व नहीं होगी, थोड़ी सी फ्लैटनेस सरफेस के अंदर ज़्यादा रहेगी अगर कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ की होगी तो। बस इतना सा डिफरेंस पड़ता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाकी मैं एक बार फाइनली जितनी बात हुई है उसको फाइनली एक बार समराइज करके क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो, हमें मान लो सपोज एक सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी हमारे पास है, तो सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी में जो कॉन्टैक्ट एंगल होता था वो तो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ही होते हैं सारे कॉन्टैक्ट एंगल इस तरह के, जो उसको हम चाहो तो अभी 2 मिनट के लिए नेचुरल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देते हैं। और सफिशिएंट लेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता था वो होता था h इक्वल टू 2s कॉस थीटा बाय रो आर जी। अब रेड कलर से बनाते हैं इनसफिशिएंट लेंथ वाला केस। अगर इनसफिशिएंट वाला केस है तो जो सरफेस होगी वो उतना डीपली कर्व नहीं होगी, थोड़ी सी फ्लैट सी हो जाएगी, और यहां पे जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा उसको हम थीटा डैश बोल देते हैं। दिस इज नॉट द नेचुरल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये एंगल जो होगा ये एंगल आपका बस इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये डिफरेंस आएगा दोनों केस में, जो कि अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, भाई यहां तो बड़ी बड़ी फिगर में इतनी मोटी मोटी कैपिलरी बना के दिखा रहा हूं तो ये क्लियरली दिख रहा है। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो ये बिना माइक्रोस्कोप के देखना ही बड़ा मुश्किल होगा कि दोनों केसेस में फर्क क्या आ रहा है, लेकिन मेनिस्कस के कर्वेचर के ऊपर बस फर्क आता है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं आता। और इनफैक्ट अब अगर आपको मान लो सपोज थीटा डैश की वैल्यू निकालनी है, मान लो जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला होता था सफिशिएंट लेंथ के लिए, वैसे ही इनसफिशिएंट लेंथ के लिए अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मान लो कैपिलरी की जो इनसफिशिएंट लेंथ है वो है एच डैश। इनसफिशिएंट लेंथ है, इसका मतलब है कि ये नेचुरल जितनी रिक्वायर्ड लेंथ थी उससे कम है। मान लो इनसफिशिएंट लेंथ अगर एच डैश है, तो अब आप देखो कि अगर सरफेस टेंशन का फोर्स बराबर mg वाली डेरिवेशन आप फोर्स मेथड से जो हम डिराइव करते थे उसको रिपीट करते हो, तो सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा 2 पाई आर एस कॉस थीटा डैश, और mg अगर आप देखोगे ये पूरा m है, मेनिस्कस के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। mg अगर आप देखोगे तो m हो जाएगा डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश, ठीक है, डेंसिटी फिर वॉल्यूम और फिर g, तो mg आपका इतना हो जाएगा। और इसको अगर आप दोबारा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कैंसिल आउट ऑल द यूजलेस थिंग्स, तो आप देख लो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एच डैश इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा डैश डिवाइडेड बाय रो आर जी। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और यहां पे देख लो कि जनरली आपको एच डैश दिया रहता है, ये आपको गिवन रहता है, और थीटा डैश आपको निकालना होता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के मैंने इसको इसी फॉर्मेट में लिखा है जैसे मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा था, बिकॉज यू कैन सी कि दोनों की डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है और दोनों के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अगर लिक्विड को जितनी हाइट तक राइज करने की इच्छा है पूरी उसको आज़ादी दी जाए राइज करने की, तो जो राइज होती है वो इस फॉर्मूले से आ जाती है।
और यहाँ पे जो थीटा होता है वो थीटा आपका नेचुरल एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है जो आपको दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि पानी और ग्लास के लिए जो एंगल होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्रीज होता है, वो आपका ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट लेंथ होती है तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कांटेक्ट एंगल थोड़ा सा बदल जाता है और वहाँ पे कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। और अगर आपको कभी अगर मान लो सपोज निकालना भी है कि ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि थीटा डैश की वैल्यू निकालो, तो जनरली इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लो। तो आप देख लो सरफेस टेंशन रो आर जी बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेके जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी, उसमें जनरली इन दोनों का रेशियो लेके आपका काम बड़े आराम से हो जाता है। एच बाय एच डैश, जस्ट अ सेकेंड, एच डैश बाय एच अगर आप कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा डैश बाय कॉस थीटा। जनरली इस तरह से रेशियो लेके आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाती हैं। तो बात ये है कि जो ये फंडा है अपना एंगल ऑफ आपका कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है और उसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ओके, पॉज। थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ये वाला एंगल है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा।
थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ये वाला एंगल भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो और आगे चलते हैं। फाइन, चलो एक और बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन देखते हैं। सी, नेक्स्ट सिचुएशन में आप ये देखो कि मैंने कैपिलरी का शेप ही बिगाड़ दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये जेई में भी एक बार पूछा था, ऑल्दो दिस इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड डेरिवेशन। फंडा ये है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक बिल्कुल सिलेंड्रिकल कैपिलरी नहीं है, हल्का सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर हो गया या जानबूझ के हमने एक हल्की सी टेपरिंग कैपिलरी ले ली है यूं, और कैपिलरी का इनफैक्ट इफ यू रीड द क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि कैपिलरी हल्का सा एक कोनिकल फॉर्म में है जिसका एपेक्स एंगल अल्फा है। अब एपेक्स एंगल अल्फा का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे यूं, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है। और अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हल्की सी कोनिकल कैपिलरी हो जाती है तो इसमें कितना कैपिलरी राइज होगा, दिस दैट, ये सब मान लो अपने को निकालना है। तो देखते हैं एक बार, लेकिन आई स्टिल रिकमेंड कि एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज क्वेश्चन बड़ा लंबा है। क्वेश्चन तो क्या है, डेरिवेशन है, बड़ी लंबी सी डेटा इन्होंने बहुत सारा दे रखा है यहाँ पे, तो एक बार आप पढ़ लो। मैं शॉर्ट में आपको बता भी देता हूँ क्या क्या डेटा इन्होंने दिया है। सी, जैसे एक बात तो ये है कि कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज होगा इस तरीके से मान लो, तो जिस लेवल तक राइज होता है उस लेवल के ऊपर जो रेडियस है, दैट विल हैव टू ड्रॉ इट वेरी केयरफुली। ये वाला जो रेडियस है कौन सा, ये वाला। सी, वैसे तो हम क्या बोलते थे कि कैपिलरी का रेडियस है आर, क्योंकि कैपिलरी सिलेंड्रिकल होती थी, रेडियस हर जगह सेम होता था, लेकिन यहाँ पे दैट रेडियस विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इन्होंने दे दिया है अपने को कि कैपिलरी में लिक्विड जिधर तक राइज हुआ है उस जगह पे जो रेडियस है, जिसको मैं लाइट ग्रीन कलर से अभी दिखा रहा हूँ, ये वाला जो रेडियस है ये इन्होंने आपको दे दिया है बी। एक बात तो ये। दूसरा आप देखो कि इन्होंने कॉन्टैक्ट एंगल जो आपको दिया है वो आपको दिया है इस तरीके से, कॉन्टैक्ट एंगल आपको इन्होंने कुछ दिया होगा थीटा। लास्ट लाइन में अगर आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है कि लिक्विड की सरफेस की टेंजेंट बनाओ लास्ट पॉइंट पे और ग्लास की सरफेस लो, इनके बीच का एंगल होता है कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ऐसा कुछ नहीं है कि वर्टिकल से जो एंगल होगा वही कॉन्टैक्ट एंगल होगा। अगर वर्टिकल बनानी है यहाँ पे तो आप देखो बड़े केयरफुली एक वर्टिकल बना लो यहाँ पे ऐसे, सिंस द कैपिलरी इज टेपरिंग, तो वर्टिकल अलग होगा और कैपिलरी का जो साइड है वो अलग होगा, और इनके बीच का एंगल अगर आप देखोगे वर्टिकल और कैपिलरी का जो स्लांट लेंथ है इनके बीच में अगर आप देखोगे तो ये एंगल आपका अल्फा बाय 2 आएगा, क्योंकि इन्होंने आपको कैपिलरी का एपेक्स एंगल दे दिया था अल्फा, तो ऑब्वियसली ये जो बीच का एंगल आएगा ये एंगल आ जाएगा आपका अल्फा बाय 2। अब ये मार्क करना बड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा सा बड़े केयरफुली यहाँ पे मार्क करते हैं। ये जो एंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंगल आपका अल्फा बाय 2 आएगा। एक बार वापस बताता हूँ, ये वाली जो लाइन है जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये वर्टिकल है, ये ग्लास की सरफेस है, इनके बीच का एंगल अल्फा बाय 2 है, और उसके बाद ग्लास की सरफेस से लिक्विड की सरफेस का टेंजेंट जो एंगल बनाएगा वो तीसरी लाइन जो अभी मैंने बनाई है इसका जो एंगल है ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है। तो देख लो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है, बट यू हैव टू जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल, और कुछ नहीं है। तो अभी तुम खाली डेटा समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, मतलब दिया क्या है इन्होंने। अब बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं और सब कुछ करने के बाद फाइनली एक ही चीज़ निकालने को बोल रहे हैं कि भाई ये बता दो बस किसी तरीके से निकाल के कि ये हाइट कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो अब ये हाइट कैसे निकालेंगे वो अपना टारगेट है। देखो सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें ये रियलाइज़ करो कि इसमें फोर्स मेथड लगाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। फोर्स मेथड लगाने से बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप ये देखो कि नॉर्मली क्या होता था कि अगर सिंपल सिलेंड्रिकल कैपिलरी होती थी तो सिलेंड्रिकल कैपिलरी के केस में आप देखो, सिलेंड्रिकल कैपिलरी के केस में अगर आप यहाँ पे पानी भर देते थे तो इस पानी के वेट को अल्टीमेटली खाली mg को बैलेंस करने का सारा काम होता था सरफेस टेंशन का। सिलेंड्रिकल कैपिलरी की दीवारें वर्टिकल होती थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कैपिलरी ऐसी टेपरिंग है, तो अगर यहाँ पे पानी भरेगा ऐसे ये वाला पानी, तो इस पानी के mg को थोड़ा सपोर्ट तो साइड से भी मिलेगा। ये आप देख लो, ये जो दोनों साइड्स हैं अगर ये साइड्स टेढ़े हैं, कोई भी साइड अगर टेढ़ा है
तो इसका जो प्रेशर का फोर्स होगा, आप चाहो तो रफली नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हो, इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना बड़ा अजीब सा मुश्किल सा होगा डायरेक्टली अगर आप निकालोगे। तो देयरफॉर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप mg और सरफेस टेंशन के फोर्स को ब्लाइंडली बैलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज ये साइड का जो टेपरिंग है, ये दीवारें भी जो है कैपिलरी की, ये भी कुछ ना कुछ ठीक ठाक फोर्स लगाएंगी। तो इस वजह से जो मैं इफ यू रिमेंबर शुरू में बोल रहा था कि फोर्स मेथड और प्रेशर मेथड दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं एक लगता बेटर पड़ता है, कहीं दूसरा बेटर पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्स मेथड से हम इसे सॉल्व करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर प्रेशर मेथड लगाएंगे, बिकॉज प्रेशर मेथड में खाली हमें इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर सब ये प्रेशर इक्वेट करने होता है, हमें ये दीवार का शेप क्या है प्रेशर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें प्रेशर मेथड लगाने वाले हैं। अब देखो प्रेशर मेथड हम कैसे लगाएंगे, मैं फिगर एक बार थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में। अभी देखना कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बट ये छोटी सी फिगर है जिसके अंदर हम बहुत कुछ खेल खेल रहे हैं। तो जरा एक बार मैं फिगर आपको बड़ी करके दिखाता हूँ। देखो ये सिचुएशन है। अब इसमें जरा मार्किंग्स करते हैं, विल यूज़ अ डिफरेंट कलर नाउ। ये हमें पता है कि ये प्रेशर तो P नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम इस पॉइंट को 1 बोल देते हैं। और हमें फर्दर पता है कि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये भी लेवल अगर आप देखोगे सेम है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम इसमें प्रेशर मेथड अगर लगाने वाले हैं तो पॉइंट्स तो मैंने मार्क कर दिए अभी कुछ। ये जो सरफेस है अपनी, इस सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बोल देते हैं कैपिटल आर। नाउ बी केयरफुल, रेडियस अलग चीज है। कैपिलरी का रेडियस इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर से अभी मैं दिखा रहा हूं, ये रेडियस अलग है, ये डिस्टेंस इन्होंने रेडियस दिया है b, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग चीज है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि अगर यहाँ के स्फीयर को आप कंप्लीट करोगे तो इसका जो रेडियस आएगा ये एक अलग चीज होती है। और हम शुरू में क्या बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कैपिटल आर, इसको हम एलिमिनेट करेंगे बाद में चल के। और बाकी पॉइंट्स वगैरह मैंने मार्क कर ही दिए। तो अब जरा इसमें हम अपना वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट स्फेरिकल सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस इज 2s/r। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर स्फेरिकल सरफेस कैसे एज्यूम कर लिया आपने, ये तो अप्रॉक्सीमेशन होता है, तो हाँ जी बिल्कुल अप्रॉक्सीमेशन होता है। रिमेंबर फिजिक्स में इस लेवल पे क्या, आगे के लेवल पे भी हम हमेशा अप्रॉक्सीमेशन तो करेंगे। रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन करना एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे फिजिसिस्ट की निशानी। ऐसा नहीं कि हम कुछ गड़बड़ इलीगल काम कर रहे हैं और फिर भी अगर मान लो सपोज आपको लगता है कि नहीं यार फिर भी सर ठीक तो नहीं लग रहा है, देन गिव मी अ बेटर मेथड। अगर आप और इससे बेटर और एक्यूरेट मेथड ले आते हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट टिल यू डू दैट हम इन रीजनेबल एजम्पशंस को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सरफेस के अक्रॉस अपना 2s/r वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो आई कैन नाउ से दैट P0 माइनस P1 इज इक्वल टू 2s/r, ये बोल सकता हूँ। और दूसरा आप देखो कि अगर 1 से नीचे आते हो, इधर जो अभी मैं ग्रीन एरो दिखा रहा हूँ, 1 से अगर आप बॉटम पे आते हो इस तरीके से, तो प्रेशर फिर से बढ़ता है। तो P0 माइनस P1, ये वाले दोनों पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस आपका सिंपली ρgh के बराबर होगा। दोनों को आप कर दो इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ρgh इज इक्वल टू 2s/r। ठीक है, इसको हटा देता हूँ ओरिजिनल इक्वेशंस को, ये हमें मिल जाती है एक इक्वेशन। और हमें तो चाहिए था बेसिकली h, एंड नाउ यू कैन बी हैप्पी कि h तो यार मिल गया। h आप देख लो, ये हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय ρg/r। हमें निकालना था भाई कि हाइट कितनी राइज होगी, और ये हाइट तो हमें मिल गई है, लेकिन ध्यान से देखो मिली नहीं है, ऑलमोस्ट मिल गई, 80% काम हो गया है अपना। लेकिन ये कैपिटल आर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। कैपिटल आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सरफेस का, जो हम एज्यूम कर लेते हैं। हमें तो गिवन था बी, तो अब इस कैपिटल आर को बी के टर्म्स में रखना है अपने को। और दूसरी चीज आप देखो कि हमने थीटा अल्फा भी यार यूज नहीं किया, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज कर ही लेते हैं। तो वापस फिगर बड़ी करते हैं और फिगर बड़ी करके देखते हैं कि किस चीज को कैसे पुट करना है। देखो बड़ी करते हैं और खूब बड़ी कर लेते हैं फिगर को। अभी देखो यहाँ पे अपने को क्या चीज कैसे पुट करनी है वो देखते हैं। सी सबसे पहले आप देख लो कि अगर मान लो सपोज आप इस स्फीयर को कंप्लीट कर देते हो, यो ठीक है, इस स्फीयर को कंप्लीट कर देते हो, थोड़ी आलतू फालतू चीजें हटा भी देता हूँ यहाँ से मार्किंग्स। तो इसका एक सेंटर होगा, इसका ये ब्लू वाली जो लाइन मैंने बनाई है दूसरी साइड में भी बना देता हूँ। ये ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन जो मैंने बनाई है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर, और ये ग्रीन हाईलाइटेड लाइन जो है ये बी है। यू कैन सी कि कैपिटल आर और बी के बीच का
रिलेशन निकल आएगा। अब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस एंगल्स थोड़ा केयरफुली देखना। सी, ये लाइन वर्टिकल है और ये वर्टिकल लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच का अगर आप टोटल एंगल देखोगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाय 2। कौन सा एंगल मैं बोल रहा हूँ? यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल। लुक केयरफुली कि ये थीटा खाली इतना एंगल है, ये थीटा अलग है और पूरा एंगल अलग है, तो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 आपका ये वाला एंगल है। और इसके बाद आप जरा मार्किंग करके देखो कि ये वाला जो एंगल है, जिसको अभी मैं डबल लाइन ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल अपने थीटा प्लस अल्फा बाय 2 जो पूरा एंगल था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्रीज है। अब इसमें अगर ये वाला एंगल है मान लो समथिंग, तो ये जिसमें क्रॉस लगा रहा हूँ ये हो जाएगा इसका 90 माइनस समथिंग, बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एक बात और क्रॉस के बाद एक जगह डॉट भी लगा देता हूँ। अभी आप देखो, ये डॉट वाला जो एंगल होगा ये क्रॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एंड यू नो वेरी वेल कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो जाता है, तो देयरफॉर क्रॉस का कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो आपको ये वाला एंगल वापस आ जाएगा। तो देयरफॉर ये वाला एंगल है जिसको अब मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका थीटा प्लस अल्फा बाय 2। और ये थोड़ा सा फिगर को बड़ा हमने इसीलिए किया था ताकि ये छोटी सी चीज़ अपन अच्छे से समझ सकें। अब वापस फिगर को छोटा करता हूँ और अब जरा डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। तो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज दिस कि ये वाला जो एंगल है, एक मिनट, ये वाला जिसमें अब ब्लू कलर की डबल लाइन मैंने बनाई है, ये एंगल है आपका थीटा प्लस अल्फा बाय 2। और अब आप देख लो कि इसमें अगर आप कॉस लगा देते हो तो आपको मिल जाता है कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये बी हो जाता है, ये डायगोनल कैपिटल आर हो जाती है। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सी कि अब आप कैपिटल आर को डेफिनेटली यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, तो कर देते हैं। कैपिटल आर को आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा 2s बाय रो जी, तो है आर की जगह आप क्या डाल दोगे? बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा, विच यू कैन हैप्पीली सी मैचेस परफेक्टली विद द गिवन आंसर। और वैसे तो आप देख लो कि ये बड़ी स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। अगर आप सरफेस टेंशन थोड़ा भी एडवांस के लेवल के हिसाब से ठीक ठाक प्रिपेयर करके जा रहे हो तो ये चीज़ आपको एग्जाम में ओरिजिनल थिंकिंग से नहीं निकालनी है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कोनिकल कैपिलरी में कैसे राइज होता है। मतलब फॉर्मूला ये नहीं बोल रहा कि ये फॉर्मूला याद करो, बिल्कुल नहीं, मेथड पता होना चाहिए आपको। बट फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेई एडवांस में एक बार इन्होंने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा था जो मैंने दिया यहाँ पे आपको, ये वर्ड टू वर्ड मैंने जेई एडवांस का कॉपी मार दिया है क्वेश्चन। ये जेई एडवांस में पूछा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उस समय ऐसा टाइम था जब सरफेस टेंशन थोड़ा नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था जेई एडवांस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी ठीक से करके जाते ही नहीं थे, उन्हें बड़ा टफ लगा क्वेश्चन, बहुत सारे लोग छोड़ के आए थे। लेकिन फिर उसके बाद वापस आके उन्होंने टेक्स्ट बुक खोल के देखी तो उन्होंने देखा कि यार ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती है। तो देयरफॉर यू कैन ईजिली सी कि अच्छी प्रिपरेशन करके जाने का कई बार बड़ा फायदा होता है। और एडवांस जैसे एग्जाम में भी, हमेशा नहीं होता लेकिन एडवांस जैसे एग्जाम में भी अगर आपने थोड़ी अच्छी लेवल की, एडवांस लेवल की डेरिवेशंस वगैरह ठीक से करी हैं तो कई बार मौका मिल जाता है अपने को, कई बार मुर्गा फंस जाता है। और एज इट इज डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। विल नॉट ऑलवेज बी दैट लकी, लेकिन अगर मान लो सपोज 20 में से 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे फंस जाते हैं तो हमारी रैंक उससे काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। सो दैट इज हाउ यू डू द थिंग्स। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है दैट दिस इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहाँ पे प्रेशर मेथड और फोर्स मेथड दोनों से बराबर इजीनेस नहीं है क्वेश्चन की। प्रेशर मेथड से आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया, फोर्स मेथड से आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करके देख सकते हो। फोर्स मेथड से ये चीज़ें इतनी आराम से सॉल्व नहीं होने वाली। इनफैक्ट फोर्स मेथड से अगर आप चाहो तो फोर्स मेथड लगा के और लंबे कैलकुलेशंस करके एक चीज़ निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो कि ये जो पानी भरा हुआ है पूरा, इस पूरे पानी के ऊपर जो कैपिलरी की टेपरिंग सरफेस है वो कितना फोर्स लगाएगी, ये फोर्स निकालना भी पॉसिबल होता है अगर आप ये फोर्स मेथड वगैरह लगा दो। बट बड़े लंबे कैलकुलेशन हो जाते हैं तो विल नॉट गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स, बट दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। और आगे चलते हैं। अब कैपिलरी राइज में एक लास्ट चीज मैं आपको और दिखाता हूं और देखते हैं कि ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा है। और ये एज यू कैन सी द हेडिंग ऑन द स्क्रीन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीट जनरेटेड इन कैपिलरी राइज। नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, चीजें समझ में आ रही थी, एवरीथिंग वाज नाइस, अब आप एकदम से हीट कहां से लेके आ गए, हीट कैसे जनरेट हो रही है, एनर्जी तो हम कंजर्व कर रहे थे।
ध्यान से देखो, हमने कभी एनर्जी कंजर्व नहीं करी, हम फ्लूइड डायनेमिक्स में कर रहे थे, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह की बात अलग थी। लेकिन पहली चीज ध्यान से देखो कि पूरे के पूरे सरफेस टेंशन में मैंने अभी तक एनर्जी का नाम भी नहीं लिया है, मैंने फोर्सेस बैलेंस किए हैं, एनर्जी बैलेंस की बात मैंने कहीं नहीं करी। और अभी ये भी आप देखो कि फिजिक्स में हम ऑलरेडी कई जगहों पे ऐसा ढूंढ चुके हैं, कई चीजें ऐसी ढूंढ चुके हैं जहां पे लगता है शायद कि हीट जनरेट नहीं होगी, लेकिन हीट जनरेट हो जाती है। जैसे हमारा सबसे पहले जब 11th में शुरू में फिजिक्स स्टार्ट किया था, तो एक आइडिया ये होता था कि यार अगर फ्रिक्शन होगी तो हीट होगी, बिना फ्रिक्शन के हीट नहीं होती है। फिर हमने देखा कि नहीं यार, कोलिजन्स में हीट जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इम्पल्सिव टेंशन, जब थ्रेड को सडनली टॉट करते हो तो उसमें भी हीट जनरेट हो जाती है। कुछ और भी जगह देखी हमने यहाँ पे, कुछ और भी जगह फिजिक्स में हमने ओवरऑल देखी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी होने वाला है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है ड्यूरिंग द राइज, और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि वो गायब कहाँ होती है, किन रीजंस की वजह से वो एनर्जी हीट में जाती है, वो भी अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो देखो कि मान लेते हैं सपोज अपना जो लिक्विड है वो एक हाइट h तक राइज कर चुका है ऑलरेडी। एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख लो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर मान लो सपोज थीटा है, तो हमें पता है कि सरफेस टेंशन के फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये हो जाता है 2πr इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। सरफेस टेंशन का फोर्स तो ये हो जाता है। और ये फोर्स यू कैन इजीली सी कि एज द लिक्विड राइजेज अप, आर एस थीटा ये सब तो कांस्टेंट ही होते हैं। तो जैसे जैसे लिक्विड राइज होता है वैसे वैसे अगर ये सब कांस्टेंट है, तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स तो एक तरह से कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स अगर किसी चीज के ऊपर लग रहा है और वो चीज अगर h डिस्टेंस मूव कर जाती है, तो वर्क डन बाय आवर सरफेस टेंशन फोर्स कैन बी रिटन एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप ध्यान से देखो, कोई इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट फोर्स के केस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क आ ही जाता है। दिस विल बी लाइक 2πrs cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय h। ये तो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स वर्क करेगा। बाकी h का वैल्यू चाहिए तो h का वैल्यू भी डाल देते हैं। यू नो वेरी वेल कि h का वैल्यू अगर आप डालोगे तो h हो जाता है 2s cos थीटा बाय रो आर जी। तो अगर h का वैल्यू भी डाल देते हो तो यू कैन इजीली सी कि r एक कैंसिल हो जाता है, और तो कुछ ज़्यादा कैंसिल हो नहीं रहा है। तो व्हाट यू विल हैव हियर इज समथिंग लाइक 4πs स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय रो जी। ठीक है, एक चीज़ तो ये निकाल के रख लेते हैं। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। इस लिक्विड सरफेस को इधर से इधर तक राइज करवाने के प्रोसेस में सरफेस टेंशन वर्क कितना करेगा, वो वर्क हमने निकाल के रख लिया। और रिमेंबर, ध्यान रखना कि वर्क करने का मतलब होता है एनर्जी देना। तो सरफेस टेंशन एनर्जी कितनी देगा वो हमने निकाल लिया है ऐसे। अब यू कैन इजीली सी कि एनर्जी देने का फायदा तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसी एनर्जी की वजह से ये सारा का सारा पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। से अगर आप किसी चीज को एनर्जी देते हो तो वो उसको काइनेटिक के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, पोटेंशियल के फॉर्म में भी। तो यहाँ पे फाइनली तो सब कुछ स्टेशनरी हो गया, तो फाइनली देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी है। और आप देख लो कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट गेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास h/2। तो यू कैन इजीली सी कि मास आप देख लो, जितना लिक्विड आपने राइज करवाया है उसका मास कितना है। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी तो जी ही है और h/2 और कर दो। तो देयरफॉर इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखो तो ये हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर g/2, और h स्क्वायर मैं अलग कर लेता हूँ। h स्क्वायर इसलिए अलग कर रहा हूँ बिकॉज अभी h स्क्वायर की वैल्यू मैं डालने वाला हूँ अपने फॉर्मूले से। सो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाता है रो पाई आर स्क्वायर g/2 इंटू एच स्क्वायर। अभी आप देखो h का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, इसको स्क्वायर करके डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय रो स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर। और यू कैन ईजिली सी कि बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, वो सब आप कैंसिल कर लो। और ये देख लो कि ये जो चीज़ है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बाकी सारे के सारे टर्म्स आपके फर्स्ट वाले इसके साथ मैच कर जाएंगे। अभी वीडियो पॉज करने का टाइम है, तो वीडियो पॉज करके पेन और पेपर उठा के ये कैलकुलेशन आप करके देखो कि ये कैलकुलेशन करके आप देखना आपको
बिल्कुल ये सारी की सारी चीज़ तो सेम मिल जाएगी, बस ये 4 जो है आप वैसे ही देख लो कि ये 4 की जगह यहाँ पे 4/2 होगा विच विल बी एसेंशियली 2, सो देयरफॉर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका सब कुछ सिंप्लीफाई करके 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय रो जी। ये कैलकुलेशंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। ये हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और अब आप देख लो पूरा करप्शन है यहाँ पे। मैंने 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन फाइनली आपको बैंक बैलेंस के अंदर खाली 1 रुपया दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका क्या हुआ है, वो गायब हो गया है। और फिजिक्स में हमें पता है कि जो करप्शन करने का काम होता है वो होता है बिल्कुल हीट का। तो जितनी मैकेनिकल एनर्जी गायब हो जाती है सारा का सारा दोष हम हीट के ऊपर मढ़ देते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि जितना बेचारे सरफेस टेंशन ने एनर्जी दी थी उस एनर्जी का आधा ही बचा है। तो एक छोटा सा रिजल्ट है, थंब रूल है, ये याद रखना कि कैपिलरी राइज में सरफेस टेंशन जितना वर्क करता है उसका आधा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है और बाकी आधा हीट में कन्वर्ट होके वेस्ट हो जाता है। और इसमें कुछ भी फॉर्मूला बना के मत याद करना, ये सब कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ मत याद रखना, बस एक लाइन याद रखना कि सिंपल कैपिलरी राइज में सरफेस टेंशन जितना वर्क करता है उसकी आधी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपको दिखती है और बाकी आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में जाके गायब हो जाती है। ये तो रिजल्ट है। और अब बाकी आप देखो कि इस रिजल्ट को आप जस्टिफाई कैसे करोगे। भाई ये तो चलो हमने देख लिया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, गायब हो रही है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये भी देखना बनता है कि यार भाई गायब हो रही है तो कौन लेके भाग रहा है, कौन चुरा रहा है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को। तो देखो अगर मान लो सपोज ये लिक्विड ऐसा होता कि ये लिक्विड बिल्कुल नॉन विस्कस होता, विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं होती, फ्रिक्शन टाइप का कुछ भी नहीं होता इसकी लेयर्स के बीच में, तब आप देखो उस केस में एग्जैक्टली स्पीकिंग क्या होता, सी टी इक्वल टू 0 के ऊपर मान लो ये लिक्विड राइज होना शुरू हुआ और ये फोर्स लगा सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का फोर्स ऑब्वियसली mg से ज़्यादा होगा शुरू शुरू में, बिकॉज फाइनली जब लिक्विड सेटल होता है एक हाइट पे उस समय अगर आप देखो उस समय जितना मास यहाँ पे इकट्ठा होता है वो mg सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर होता है। लेकिन जब लिक्विड राइज कर रहा था ड्यूरिंग द राइज, बीच में कभी भी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली कम मास इकट्ठा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बीच के किसी भी टाइम पे अगर आप देखोगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स, लेट मी क्रिएट सम स्पेस एंड राइट दिस थिंग हियर, बीच में ड्यूरिंग द राइज अगर आप कभी भी देखोगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स mg से डेफिनेटली ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स होगा ड्यूरिंग द राइज, सरफेस टेंशन माइनस mg, जो नेट फोर्स होगा किसके ऊपर, ये पूरे लिक्विड के ऊपर, जितना आपका उस टाइम तक जितना राइज हुआ है उस लिक्विड के ऊपर जितना फोर्स होगा, ये नेट फोर्स डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन होगा और जिसका एक्सेलरेशन होता है उसकी स्पीड बढ़ती है। अब आप देख लो कि अगर ऐसा है कि शुरू शुरू में इस सरफेस की स्पीड 0 थी तो यहां थोड़ी सी ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप याद करो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर अपन ऑसिलेट करते थे तो कुछ कुछ उसी तरह की सिचुएशन है यहाँ पे कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक आने में 1 से 2 तक जाने में कंटिन्यूअसली ये सरफेस एक्सेलरेट कर रही है। तो भाई ये देख लो कि 2 तक आते आते ये एक अच्छी खासी वेलोसिटी बना चुकी होगी। और अगर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं होता तो इस वेलोसिटी की वजह से आप देख लो ये लिक्विड की सरफेस यहां रुकती नहीं, ये आगे जाती और आगे जाती और आगे जाती, एक पॉइंट तक आते आते इसकी वेलोसिटी जब 0 होती है फिर उसके बाद ये वापस नीचे आती, फिर उसके बाद ये वापस ऊपर जाती। ये सरफेस बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर विस्कस फोर्सेस आप नेग्लेक्ट कर दो तो ये सरफेस कहीं सेटल होगी नहीं, ये सरफेस सिंपली ऑसिलेट करती रहेगी टिल इनफाइनाइट टाइम। ऑब्वियसली दैट डजंट हैपन बिकॉज कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं कि इनके अंदर अगर थोड़ा भी विस्कस फोर्स होता है तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ये विस्कस फोर्स इस सरफेस को एक्सेलरेट करने ही नहीं देता है। जैसे ही इसकी वेलोसिटी थोड़ी भी बढ़ती है विस्कस फोर्स दबोच लेता है और उसको वापस वेलोसिटी को स्मॉल कर देता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो हीट जनरेट होती है उस हीट जनरेशन के पीछे विस्कस फोर्स होता है। अगर मान लो मैं आपको ऐसा होता कि बिल्कुल नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर मैंने कैपिलरी डुबो दी और फिर क्या होगा, फिर मैं अगर आपको पूछता तो फिर ऐसा होता ही नहीं कि कैपिलरी की सरफेस सॉरी पानी की सरफेस एक जगह जाके सेटल हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। ये सरफेस ऊपर नीचे इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करती रहती, ये समस्या आती। तो देयरफॉर हमारी जितनी भी कैपिलरी की हमने एनालिसिस करी है उसमें दबे छुपे बिना बोले हमने विस्कस फोर्सेस को पूरा सम्मान दिया है, क्योंकि इन्हीं की वजह से लिक्विड एक की सरफेस एक जगह जाके सेटल होती है।
अब आप ये कहोगे कि सर ये तो आपने नई बात कर दी कि अब विस्कस फोर्स भी लग रहा है। अब आप अपनी सारी काम करो, अब आप अपनी सारी डेरिवेशन दोबारा करो। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था कि आपने किया था कि सरफेस टेंशन का फोर्स और mg को बैलेंस कर लेते थे हर जगह। भाई कैपिलरी राइज में जो फोर्स मेथड था वो तो ये करता था ना कि सरफेस टेंशन के फोर्स और mg को हम फाइनली बैलेंस करते थे। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हो कि विस्कस फोर्स भी है, तो ये विस्कस फोर्स भी लगेगा, और इस विस्कस फोर्स को भी अगर आप अकाउंट में लेके बैलेंस करोगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। माई आंसर इज नथिंग इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज आप ध्यान से देखो कि विस्कस फोर्स तो तब लगता है ना जब लिक्विड मूव करता है, जब उसकी वेलोसिटी होती है। जब फाइनल पोजीशन में ये सेटल डाउन हो जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी ही नहीं बचेगी, जब वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी तो विस्कस फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं कि जब तक ये लिक्विड ऊपर जा रहा था उस प्रोसेस के अंदर विस्कस फोर्स बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लग रहा था पीछे के डायरेक्शन में। लेकिन जब ये फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल विस्कस फोर्स नहीं होगा और हमें कोई डेरिवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सारी डेरिवेशन बिल्कुल सही सही थी, और विस्कस फोर्स का खाली बीच में इंटरमीडिएट पार्ट में इफेक्ट होता है और उस इफेक्ट के कारण आपकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। तो यू कैन इजीली सी दैट दिस इज ब्यूटीफुल, दिस एक्सप्लेनेशन एंड दिस ऑल दिस सिचुएशन इज वेरी नाइस, बिकॉज हमने घुमा फिरा के देख लिया कि खाली फ्रिक्शन में ही नहीं, कोलिजन्स में ही नहीं, इंपल्सिव टेंशन में ही नहीं, इवन कैपिलरी राइज वगैरह के केस में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर हीट जनरेट होती है। और ये हीट कितनी जनरेट होती है उसको निकालने का हमने एक छोटा सा थंब रूल बना लिया है कि जितना सरफेस टेंशन वर्क करेगा उसकी आधी एनर्जी पोटेंशियल में जाके स्टोर होगी और बाकी आधी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन कैपिलरी राइज। Okay, let's I think cut it here.